अध्याय 8। छत्तीसगढ़ में भोसले शासन। नागपुर के मराठा सरदार भोसले थे। इसके सही संस्थापक रघुजी भोसला ही थे, इसीलिए इन्हें महान रघुजी कहा जाता था। छत्रपति द्वारा सनद प्राप्त कर इनकी शक्ति व सत्ता स्थापित हुई थी। छत्रपति साहू जी ने जो सनद रघुजी को दिया था, उनके अनुसार उन्हें बरार, गोंडवाना, बंगाल, छत्तीसगढ़, पटना, इलाहाबाद, मकसूदाबाद का प्रवेश अधिकृत करने कहा गया। खबर भी इसे उल्लेखित करता है। इन भागों को उन्हें हस्तगत करना व मराठा प्रभाव स्थापित करना था। 1735 से 1755 ईस्वी पर्यंत रघुजी भोसले का 20 वर्षीय काल मराठा इतिहास में बहुत महत्व रखता है। छत्तीसगढ़ में उनकी विजयी सेना ने प्रवेश किया और यहाँ भी मराठा प्रभुत्व स्थापित किया। भास्कर पंत नामक योग्य ब्राह्मण सेनापति ने यह कार्य संपादित किया। सन 1741 ईस्वी में 30,000 सैनिकों के साथ भास्कर पंत ने रतनपुर पर विजय प्राप्त की। चिसोम की प्रायः उद्धत करने वाली पंक्तियां हैं। इतिहास की यह पुकार थी कि प्राचीन वंशीय अंतिम शासक हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाते, ताकि आने वाली पीढ़ियों के समक्ष देश प्रेम और साहस का आदर्श उदाहरण छोड़ जाते। भास्कर पंत ने वंशी शासक को पदच्युत नहीं किया, उसे अधीनता स्वीकार कराई। 1 लाख रुपये रतनपुर से वसूला और भोसले का एक प्रतिनिधि गोसाई कल्याणगिरी को रतनपुर में नियुक्त किया। रतनपुर के राजा ने बाद में इसे भगा दिया। रघुजी को पुनः 1746 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में दाखिल होना पड़ा और मोहन सिंह को रतनपुर की राजगद्दी एक सरवारकार के रूप में सौंपनी पड़ी। छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के कारण व परिणामों पर पृथक से चर्चा की गई है। इसी प्रकार अंचल के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले पर भी पृथक से विस्तार से वर्णन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन। 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में बिंबाजी भोसले की मृत्यु हुई। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का नया दौर आया। नागपुर राजा द्वारा मनोनीत सूबेदार का शासन यहाँ प्रारंभ हुआ। रघुजी द्वितीय ने अपने छोटे भाई वेंकट जी को 1789 ईस्वी में धुरंधर की उपाधि के साथ छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी। वेंको जी छत्तीसगढ़ नहीं आए। उन्होंने अपने क्षेत्र की शासन व्यवस्था के लिए सूबेदार नियुक्त कर दिया। यह पद्धति सूबा शासन के नाम से इतिहास में चर्चित है। सूबेदार का मुख्यालय रतनपुर होता था। 1789 से 1818 तक यह सूबा शासन चला। 1789 से 1818 ईस्वी तक यह सूबा शासन चला। मराठा इतिहास में छत्तीसगढ़ को वेंको जी की जागीर कहा गया है। छत्तीसगढ़ में कितने सूबेदारों ने शासन किया, इस पर मतभेद है। कर्नल इगन्यू ने 8 सूबेदारों का उल्लेख किया है। वे मराठा सूबेदारों के उत्तराधिकारी थे, अतः उनकी सूची को ही प्रमाणित मानना ठीक होगा। प्रथम सूबेदार महिपतराव दिनकर 1788 से 1790 ईस्वी। महिपतराव दिनकर सूबेदार बनने से पूर्व छत्तीसगढ़ से व्यक्तिगत परिचय रखते थे। वह एक मंजा हुआ कूटनीतिज्ञ था। छत्तीसगढ़ में संदेह और विरोध का वातावरण था, अतः नागपुर राजा ने अपने विश्वस्त व्यक्ति को यहाँ भेजा। रतनपुर में सब परिवार महिपतराव रहने लगे। पुराने अधिकारी उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत थे। 2 वर्षों का उसका सूबेदारी शासनकाल था, जो कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। बिंबाजी की विधवा आनंदीबाई सूबेदारी प्रथा की विरोध में थी। 19 मई 1788 को उसकी मृत्यु हुई। सूबा शासन के मार्ग की एक और बाधा दूर हुई। महिपतराव के काल में यूरोपीय यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर 17 मई 1790 ईस्वी को रायपुर आया। रायपुर के बारे में फॉरेस्टर ने लिखा है, रायपुर बड़ा शहर है और व्यापारी यहाँ धनाढ़ लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ एक किला है। किले की दीवार पर निचला हिस्सा पत्थर का है, ऊपरी भाग मिट्टी का है। इसके 5 दरवाजे हैं और कई बुर्ज है। इसके इर्द गिर्द दर्शनी तालाब है जो पक्के बंधन वाले हैं। बूढ़ा तालाब के पास स्थित किला 1790 ईस्वी में भव्य इमारत थी। यह इस विवरण से पुष्ट होता है। लोगों में बिंबाजी की विधवा के प्रति आदर व श्रद्धा के भाव थे। राजस्व कम हो गया था। इस संबंध में लिखा है,
सामान्यतः रतनपुर राज्य एक सुंदर प्रदेश है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है तथा यहाँ बड़ी मात्रा में धान का उत्पादन होता है। उस समय रतनपुर राज्य से प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि लगभग 3 लाख रुपये थी, जबकि बिम्बाजी भोसले के शासनकाल में यह राशि 5 से 6 लाख रुपये थी। राजस्व में आई कमी का कारण फॉरेस्टर समझ नहीं पाए। डॉक्टर पीएल मिश्रा ने महिपत राव की सूबेदारी की समीक्षा करते लिखा है, सच पूछा जाए तो महिपत राव दिनकर की सूबेदारी जो 2 वर्षों की थी, लोकप्रियता, जन कल्याण, सहिष्णुता और राजस्व सभी दृष्टियों से गिरावट का युग था। इस गिरावट से रघुजीत द्वितीय सशंकित हो उठा, इसलिए उसने महिपत राव दिनकर को बर्खास्त कर विट्ठल दिनकर को सूबेदार बनाया। सूबेदार विट्ठल दिनकर 1790 से 1796 ईस्वी। महिपत राव के स्थान पर छत्तीसगढ़ के सूबेदार का पद संभालने विट्ठल दिनकर नामक ब्राह्मण 200 घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों के साथ निकला। उससे पूर्व 2000 घुड़सवार व पैदल सैनिक भेजे जा चुके थे। बर्खास्त सूबेदार बगावत की कोशिश न करे, यह उद्देश्य था। महिपत राव ने विरोध करने का मन बनाया, मगर सही समय पर सही विचार आया और उसने पदभार सौंपने में ही भलाई समझी। विट्ठल दिनकर ने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति को स्थापित किया, जो 1800 ईस्वी तक चला। राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में यह उल्लेखनीय परिवर्तन था। 13 मई सन 1795 ईस्वी को यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंड रतनपुर पहुंचा। उसने लिखा है, हम लोग पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ते हुए रतनपुर पहुंचे। चूंकि यह छत्तीसगढ़ की राजधानी व सूबेदार का मुख्यालय था, इसलिए एक बड़े शहर की कल्पना मेरे मन में थी, मगर मुझे निराशा से एक बड़ा गांव जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील था देखने को मिला, जिसमें लगभग 1000 झोपड़े थे, जिसमें से कई तो छोड़े हुए थे। स्वयं विट्ठल पंडित सूबेदार का निवास स्थान जिस पर खपरेल लगे थे, जो ठीक मध्य बाजार में एक अत्यंतहीन प्रदर्शन था। 31 मार्च 1795 ईस्वी को ब्लंट रायपुर पहुंचा। रायपुर के बारे में उसने लिखा है, व्यापार और आबादी की दृष्टि से रायपुर एक बड़ा शहर प्रतीत हुआ। वहाँ लगभग 30,000 मकान थे। राजधानी न होते हुए भी रायपुर रतनपुर की तुलना में बड़ा शहर था। मिस्टर ब्लंट ने छत्तीसगढ़ के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में लिखा है, यह सुबह विट्ठल पंडित को बरार सरकार द्वारा ठेके पर दिया गया है। एक निश्चित रकम जो प्रतिवर्ष नागपुर में जमा करना होता है। उसने एक महत्वपूर्ण सूबेदार पद पर नियुक्त होने के लिए एक मोटी रकम दी है। सूबेदार ने सूबे के विभिन्न भागों को अपने एजेंडों को विभिन्न कालखंडों के लिए अलग अलग राशि के बदले बांट दिया है, ठीक उन्हीं शर्तों पर जैसा सारा प्रदेश उसे ठेके पर दिया गया है। सूबेदार व उसके मातहत किस प्रकार नियुक्त है, इस संदर्भ में ब्लंट की उपरोक्त टिप महत्व की है। डॉक्टर पीएल मिश्रा ने लिखा है, सूबेदार इसी शर्त पर नियुक्त होता था कि वह निश्चित रकम निश्चित काला अवधि में पटाएगा। इससे यही अर्थ निकाला जा सकता है कि जो ऊंची रकम देने का वादा करेगा या बोली बोलेगा, वही सूबेदार बनाया जाएगा और सूबेदार इस प्रयोजन के लिए छोटे सूबेदार नियुक्त करेगा। भोसला राजनीति की यह अधोगति थी और यह उस क्षेत्र का दुर्भाग्य था, अभिशाप था। किसानों की हलों की संख्या के आधार पर उनका लगान निर्धारित होता था, किसके पास कितने हल की जमीन है, और राजस्व में सब भूमि के उपज के रूप में वसूल किया जाता था। जैसे तिलहन, अनाज, कपास, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग राशि निर्धारित होती थी। लगान अनाज के रूप में लिया जाता था, नगद राशि के रूप में नहीं। लोग इतने गरीब थे कि सिक्का देखने को नहीं मिलता था। कैप्टन ब्लंट को छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था में प्रशंसा लायक कोई बात नहीं दिखी थी, आलोचना अधिक की थी। विट्ठल दिनकर ने जो परगना पद्धति स्थापित किया, उनके अनुसार संपूर्ण क्षेत्र को 27 परगनों में बांटा गया। कामाविजदार परगने का प्रमुख होता था। कलचुरियों के काल में गढ़ या चौरासी की जो व्यवस्था थी, उसी का संशोधित रूप परगना व्यवस्था थी। अधिकांश परगने चौरासी की सूची के है। सूबेदार दिनकर की यह परगना व्यवस्था एक प्रयोग था। वैसे कुल मिलाकर उसका प्रशासन जनहित की दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसे विडंबना ही कहेंगे कि बिम्बाजी के पश्चात भोसला शासकों ने छत्तीसगढ़ की जनता से सीधा संपर्क स्थापित नहीं किया। शासक और शासित के बीच मधुर संबंध स्थापित नहीं हो सका। सूबेदार केशव गोविंद 1797 से 1808। सूबेदार केशव गोविंद 1797 से 1808। सूबेदार विट्ठल दिनकर के स्थान पर भवानी कालू को छत्तीसगढ़ को सूबेदार नियुक्त किया गया।
जब उसने अपने प्रतिनिधि को रतनपुर भेजकर शासन करना चाहा, तब उसके स्थान पर केशव गोविंद को सूबेदार नियुक्त किया गया। सूबेदारों में केशव गोविंद को ही अधिक काल तक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ के कई भागों से गुजरे। रतनपुर का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, रतनपुर जहां हमारा स्वागत वहां के सूबेदार ने नगर से 3-4 मील पूर्व किया। बाद में हम लोगों ने नगर की सीमा पर ही पड़ाव डाल दिया। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग का रतनपुर प्रमुख शहर है, जैसे दक्षिणी भाग का रायपुर है। रतनपुर के पूर्व शासकों ने अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के प्रदर्शनार्थ कई मंदिरों का निर्माण किया है जो विद्यमान हैं। रतनपुर के आसपास 700 जलाशय है। घनी आबादी से पूर्ण शहर है। पत्थरों की इमारतें निवास के लिए बनाई गई है। नगर के चारों ओर टेकरियाँ हैं। कुछ तो शहर से लगे हैं। धान के खेतों से वे प्रभावित हुए थे। कपड़ों को उबाल कर धोने की यहाँ की प्रथा उन्हें प्रभावित की। अनाज सस्ता था, मगर किसानों ने अधिक लगान वसूलने की शिकायत की। जमीन को नाप कर लगान निर्धारण के स्थान पर हलों के आधार पर लगान निर्धारित होता था। प्रति हल के पीछे 10 से 16 रुपये के बीच लगान था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध काल में सूबेदार केशव गोविंद को काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति में रहना पड़ा। रतनपुर और रायपुर पर अंग्रेजों के आक्रमण की आशंका थी। केशव गोविंद ने संबलपुर को जीतकर मराठों का राज्य विस्तृत किया था। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के फलस्वरूप अंग्रेजों ने संबलपुर को जीता और अपने पास बनाए रखा। संबलपुर क्षेत्र के जमींदारों ने भी अंग्रेजों से निवेदन किया था कि उन्हें मराठों के पास न रखे। रानी साहिबा संबलपुर, रायगढ़, सारंगढ़, सोनपुर, राहिलखोल, गंगापुर, बारा, बोनी, शक्ति व बरगढ़ के जमींदारों ने ऐसी मांग की थी। रायगढ़ व शक्ति को छोड़कर शेष भाग मराठों को वापस लौटा दिए गए। इन भागों को पुनः मराठा शासन में लाने का कठिन कार्य केशव गोविंद को करने थे। सेना सहित वह संबलपुर व अन्य जमींदारों को अधिकृत करने निकला। 400 पैदल सैनिक व 4 तोपों के साथ आगे बढ़ा था। शिवरी नारायण के पास शिविर लगाया। नवंबर 1808 में संबलपुर पर अधिकार स्थापित किया जा सका। रामचंद्र बाग ने यह सफलता प्राप्त की। रानी संबलपुर भाग खड़ी हुई। केशव गोविंद का घटना प्रधान काल 1808 में समाप्त हुआ। अन्य सूबेदार बीकाजी गोपाल 1809 से जुलाई 1816 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ के सूबेदार थे। यह काल नागपुर व अंग्रेजों के मध्य तनातनी का काल था। भीकाजी को संबलपुर व बस्तर के मामले में भी परेशान रहना पड़ा। सरगुजा भी सरदर्द का कारण था। भीकाजी अप्पा साहब द्वारा पद से हटाए गए। सखाराम हरि व सीताराम तात्या क्रमशः 3 व 8 माह के लिए अस्थायी तौर पर सूबेदार का कार्य देखते रहे। बाद में यादव और दिनकर जून 1818 ईस्वी तक इस पद पर रहे। 2 वर्ष के भीतर 3 सूबेदार मराठा शासन की अस्थिरता का घोतक है। 22 मार्च 1818 ईस्वी को रघुजी द्वितीय की नागपुर में मृत्यु हो गई। 13 वर्षीय शासनकाल में अंग्रेजी प्रभाव को बढ़ते देने से उन्हें रोका। छत्तीसगढ़ के वायसराय के रूप में अप्पा साहब अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे। सूबा शासन लूट शासन के नाम से संबोधित किए जाने लगा। अप्पा साहब को नागपुर का सिंहासन प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता थी। छत्तीसगढ़ के सूबेदारों से अधिक वसूली हेतु दबाव डाला जाता था। सूबेदार सखाराम बापू की तो रतनपुर के एक निवासी ने गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि सखाराम ने उसे बड़ी जागीर दिलाने का आश्वासन दिया था और बड़ी राशि वसूली थी। सूबेदार का झूठ मूठ का आश्वासन व लूट का यह महत्वपूर्ण मामला था। अप्पा साहब के अपदस्थ होते ही छत्तीसगढ़ से सूबा शासन समाप्त हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था। बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात जो सूबा शासन स्थापित हुआ, उसने छत्तीसगढ़ में लूट का आलम बना। लूट का आलम बना। सूबेदार प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वा था। नागपुर से दूरी और आवागमन के अच्छे व तीव्रगामी साधन के न होने के कारण सूबेदार लगभग सरकार ही थे। सैनिक, असैनिक, राजस्व और न्याय संबंधी मामलों में वह प्रमुख था। राजा और वायसराय का वह विश्वास पात्र होता था। 1788 से 1818 ईस्वी तक 9 सूबेदारों ने शासन किया। 3 सूबेदार ही मुख्य रहे जिन्होंने 26 वर्षों तक शासन किया। यह प्रदेश ऊंची बोली बोलने वालों को सौंपा जाता था।
सूबेदार की वेतन देने विषय कोई प्रमाण नहीं मिलता। सूबेदार तो सही अर्थों में छत्तीसगढ़ को ठेके पर लेने वाला व्यक्ति था। कमाविजदार। सूबेदार ने अपनी सुविधा व प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की खालसा प्रदेश को परगनों में विभाजित कर दिया था। अपने परगने में वह सूबेदार का प्रतिनिधि होता था। पूर्ववर्ती शासन में गणपतियों की जो स्थिति थी, लगभग वैसी स्थिति इनकी थी। 200 से 500 रुपये प्रति वर्ष वेतन के रूप में उसे दिया जाता था। उसकी आमदनी के अन्य कई स्रोत थे। अन्य अधिकारियों में फडणवीस, पृथ्वी, बुधकर थे। पृथ्वी मुख्यालय में सूबेदार के हाथ में रहता था। वह उप फडणवीस भी होता था। बुडकर कमाविजदार को कृषि व राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं देता था। कितनी जमीन पर हल चलाए हैं, फसल कैसी है, किसानों की दशा कैसी है। 1 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से सूबेदार, फडणवीस, उप फडणवीस, कमाविजदार को अपने अपने इलाके के गांवों से प्राप्त होता था। पटेल। पटेल का पद प्राचीन काल से चले आने वाला पद नहीं था। मराठा काल में यह प्रसिद्ध किया गया। महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को मुख्यतः यह पद दिया गया। जिस गांव को वो मुख्यालय बनाती, वहां के गौटिया भी बना दिए जाते थे। शेष गांव के गौटिया उसके अधीनस्थ रखे गए थे। राजस्व की वसूली और कृषि का विस्तार उसका कार्य था। राजस्व वसूल कर प्रति रुपये 1 आना की दर से वे अपना कमीशन काट शेष खजाने में जमा करते थे। यह पद आनुवांशिक नहीं था और न ही बेचा जा सकता था। एगन्यू इस पद को अनावश्यक व किसानों पर भार स्वरूप मानते थे। गौटिया। प्राचीन काल से चले आने वाला पद गौटिया का था। ग्राम प्रमुख के रूप में इनकी महत्ता थी। सभी जाति या वर्ण के लोग इस पद पर नियुक्त हो सकते। पद, मर्यादा, कर्तव्यों में मराठों ने कोई परिवर्तन नहीं किया। गौटिया का पद पहले थे आनुवांशिक नहीं था, बाद में हो गया। परगने का कमाविजदार गौटिया को नियुक्ति पत्र देता था। मराठा राजा रघुजी द्वितीय धन लोलुप व्यक्ति था। उनका भाई वेंकोजी छत्तीसगढ़ के वायसराय थे। दोनों में 36 का आंकड़ा था। मराठा दरबार में अंग्रेजों के सूचना देने वाले अनेक अधिकारी थे। ऐसे भ्रष्ट लोगों के द्वारा नियुक्त सूबेदारों से स्वच्छ शासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सूबाशाही भ्रष्टाचार के लिए याद किया जाता है। अधिकतम बोली बोलने वाला सूबेदार अधिक से अधिक धन वसूलने व अपनी शक्ति व समय लगाता था। मराठाकालीन सामाजिक दशा। भौगोलिक दृष्टि से चारों ओर पर्वतों से घिरा छत्तीसगढ़ सुरक्षित क्षेत्र था। मध्य भाग मैदानी था, जहां अधिक संख्यक लोगों का निवास था। आदिवासियों की संख्या भी अधिक थी, जो मुख्यतः पहाड़ों व जंगलों में निवास करते थे। प्रकृति पर निर्भरता यहाँ की मुख्य विशेषता थी। स्वभाव से सरल, उदार, कृतज्ञ और सहिष्णु होने के कारण यहाँ के लोगों में अंधानुकरण की प्रवृत्ति थी। जो बात अच्छी लगती थी उसे बिना किसी नाच के वे स्वीकार कर लेते थे। एगन्यू ने यहाँ निवास करने वाले परिवारों का धंधे सहित गणना करवाई थी। इनके अनुसार 24 प्रकार के व्यवसाय के लोग लगे हुए थे। समाज आत्मनिर्भर था। कृषि सर्वाधिक लोग करते थे। इसके पश्चात तेल का व्यवसाय करने वाले थे। फिर केवट थे जो मल्लाह का कार्य करते थे। ब्राह्मण 3% से कुछ अधिक थे। राजपूत 2% से भी कम थी। एगन्यू के अनुसार छत्तीसगढ़ का खालसा क्षेत्र अंडाकार था। 180 मील लंबा, 120 मील चौड़ा। आवश्यकताएं सीमित होने के कारण अधिक धन कमाने की चाह नहीं थी। थोड़े परिश्रम से उपजाऊ भूमि से पर्याप्त अनाज मिल जाता था। लोगों के नैतिक चरित्र की प्रशंसा अंग्रेज अधिकारियों ने की है। लोगों का नैतिक चरित्र देश के अन्य भागों से श्रेष्ठ है। हत्याएं नगण्य हैं। छोटी मोटी चोरियां होती है। गिरोहबंद डकैती कम है। अपराधों की संख्या कम है। सूबाशाही की आलोचना करते द्विवेदी युगीन आंचलिक कवि पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे ने लिखा है, सूबाशाही रही तवाही शाही क्या ही, थी मनचाही एक तरह की नादिर शाही, शोभागन हित रहा न कोई अंकुशधारी, अतः निरंकुश रे सभी वे स्वेच्छाचारी, सब प्रजा मरे चाहे जिए नहीं सोच का था नाम था, बस लक्ष्मी की आराधना करना इनका काम था। अध्याय 9 छत्तीसगढ़। अध्याय 9 मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा। उत्पादन, आयात, निर्यात एवं खरीदी बिक्री के आधार पर
किसी अंचल की आर्थिक दशा का ज्ञान होता है। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं। मराठों के पश्चात इस अंचल पर शासन करने वाले अंग्रेजों ने स्वाभाविक रूप से आर्थिक दशा को खराब बताया। सन 1818 के पूर्व छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा अच्छी नहीं कही जा सकती। डॉक्टर P.L. मिश्रा ने लिखा है, धरती हमारा धान का कटोरा है। हमारे खेतों की कृषि उपज व लहलहाते खेतों को देख अंग्रेज यात्री फॉरेस्टर जो इस क्षेत्र से 1790 में गुजरा, उसने इस क्षेत्र को देख कंगाल का वरदान कहकर पुकारा है। 1795 ईस्वी में दूसरे अंग्रेज यात्री कैप्टन ब्लंड ने इसकी उपज को देखकर लिखा है कि यहाँ से लगभग 1 लाख बैलगाड़ियों में भरकर अनाज बाहर भेजा जाता था। बरार के राजा का यह अत्यंत उपजाऊ प्रदेश था। धान के अलावा कपास, दालें, तिलहन भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती थी। कपास इतनी मात्रा में उत्पन्न होती थी कि राजनांदगांव में सूती कपड़े का मिल स्थापित करना पड़ा था। गन्ने के मामले में गांव-गांव सक्रिय था। वर्षा नामक कृषि भूमि में भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता था। कपास बाहर भेजा जाता था। अंग्रेज यात्री कोलब्रुक 1799 के फरवरी माह में जब इस इलाका से गुजरा तो 2 बार उन्हें गाड़ियों का काफिला मिला जो इस अंचल के कपास को कटक बेचने के लिए जा रहे थे। रिचर्ड टेम्पल ने 1862 में लिखा, छत्तीसगढ़ का पठार पूरे प्रदेश में सर्वोत्तम है। पहाड़ों और जंगलों की निकटता के कारण वर्षा नियमित होती है। फसलों को उगाने के लिए सिंचाई किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। जमीन इतनी अच्छी और गीली रहती है कि गन्ना भी बिना सिंचाई के होता है। धान के अलावा गेहूं की फसल भी होती है। कृषि योग्य जमीन इस पठार में 20,000 वर्ग मील के कम नहीं। यह मैदानी इलाका प्रकृति की कृपा से युक्त है। इस अंचल में खनिज संपदा का भंडार रहा है। खनिज तेल को छोड़कर सभी प्रकार की प्रमुख खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सोना खान मात्र स्थान का नाम नहीं है, वरना सच में सोने की खदान है। बिम्बाजी भोसले के काल में 5 से 6 लाख रुपए वार्षिक राजस्व की वसूल होती थी। इससे भी अंचल की आर्थिक दशा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। पर बिम्बाजी के पश्चात अव्यवस्था और लूट का राज्य आ गया। बिम्बाजी छत्तीसगढ़ हित में होने वाली नीतियों व कार्यों का अनुसरण करते थे। छत्तीसगढ़ में आते ही उन्होंने अपने आप को लोकप्रिय बना लिया। 1795 ईस्वी में कैप्टन ब्लंड ने इस अंचल के बारे में लिखा है, ग्रामों की संख्या अधिक है और दरिद्रता छाई है और प्रदेश में कृषि जानवरों और छोटी नस्ल के टटुओं का बाहुल्य है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या अधिक नहीं है, नहीं शासन का रवैया उसके विकास के लिए प्रयत्न करता है। डॉक्टर P.L. मिश्रा ने लिखा है, व्यापारियों की संपत्ति व व्यक्तित्व पर असुरक्षा छाई रहती थी। स्थानीय जमींदार जो भी व्यापारी उनके क्षेत्र से गुजरते, टैक्स वसूल करने के अधिकार दिए गए थे। वह अत्यंत हतोत्साहित करने वाले थे। फलस्वरूप पर क्षेत्रीय व्यापारी तो अदृश्य ही थे। थोड़े हाथी, ऊंट व साल के व्यापारी कुछ संख्या में नजर आते थे। बंजारे व्यापार करते थे। सड़कों के निर्माण, विकास व व्यापार को कम प्रोत्साहन मराठों के द्वारा दिया जाता था। डॉक्टर मिश्रा ने तत्कालीन छत्तीसगढ़ की यात्रा करने वाले अंग्रेज यात्रियों के वृत्तांतों के आधार पर लिखा है, सारांश यह निकला कि यद्यपि जमीन उपजाऊ थी, उत्पादन जबरदस्त था, पर शासन की नीतियों और सूबेदारों की व्यवस्था के अंतर्गत न ही व्यापार और वह किसान समृद्धि और विकास के मार्ग पर थे। 1787 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में सूबा शासन था। कृषि मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद तेल पेरने और बेचने का व्यवसाय। फिर केवट मल्लाह असंख्य नदियों पर नाव चलाते थे। कृषि उत्पादन उपयोग से अधिक था, इसलिए बाहर भेजने के लिए पर्याप्त रहता था। जंगली पैदावार भी अधिक था। बुनकर सूती, कोसा, ऊन के कपड़े बनाते थे। व्यापार का संतुलन छत्तीसगढ़ के पक्ष में था। निर्वात आदि होता था। जेनकिंसन की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ से बाहर निर्यात होने वाली वस्तुओं की मात्रा 13 लाख मन थी। चावल 3 लाख मन, गेहूं, दाल व अन्य चीज़ें 5 लाख मन थी। कपास की औसत वार्षिक उत्पादन 10,000 मन थी। लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। 1 रुपया 16 दोगानी बराबर 3680 कौड़ी होता था। धीरे धीरे कौड़ियों का स्थान नागपुरी सिक्कों ने ले लिया। मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ का आर्थिक शोषण अधिक हुआ
इस शोषण के चलते सारंगढ़ रायगढ़ रियासत के राजाओं ने मराठों के स्थान पर अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वेच्छा से स्वीकारा। अंचल में किसानों की कमजोर स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। जीने के लिए उन्हें साहूकारों से ऋण लिया जाता था, उसे बाड़ी कहा जाता था, 1.5 गुना लौटाना होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे किसान साहूकार के चंगुल में रहने से मजदूरी की दर 6 से 10 पैसे के बीच रोजी थी। प्रति माह 3 दिए जाते थे। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की सामाजिक दशा। छत्तीसगढ़ अंचल के साहित्यकारों ने अंचल की जो विशेषता बतलाई है, उसके अनुसार यह अंचल छत्तीसगढ़ों का नहीं, 36 जातियों का भी आवास स्थल रहा है। नेल्सन ने रायपुर जिले का जो इतिहास व गजेटेरिया लिखा है, उसमें इस क्षेत्र में निवास करने वालों को आर्य, निषाद व द्रविड़ इन तीनों वर्गों में बांटा है। आदिवासी समाज के भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ रहते थे। यहाँ की सभ्यता को मिलीजुली सभ्यता कहा जा सकता है। प्रकृति के निकट रहने के कारण प्रकृति के उपासक है। स्वभाव से सरल, उदार, कृतज्ञ और सहिष्णु होने के कारण यहाँ के लोगों में अनुदान की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। जो बात इन्हें अच्छी लगती है उसे ये बिना किसी नानुज के स्वीकार कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान उपजाऊ भाग है, अतः यहाँ निवास करने वालों को अन्न की कभी कमी नहीं रही। आवश्यकताएं सीमित होने व संघर्ष की स्थिति न होने के कारण आम छत्तीसगढ़ियों शांत व जियो और जीने दो के सिद्धांत का अनुयायी है। शिक्षा की कमी व मराठा शासकों की उपेक्षा के कारण यहाँ का सामाजिक विकास, सामाजिक सुधार अवरुद्ध रहा। पिछड़े क्षेत्र के रूप में इसकी गणना होती है। भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित होने के कारण छत्तीसगढ़ के लोगों में हलचल और परिवर्तन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम थी। संघर्ष की प्रवृत्ति की कमी के कारण यहाँ के लोगों में साहस का कुछ उमान भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति प्रकृतितः उसैनिक है। एक अन्य अंग्रेज चिसोम ने यहाँ के लोगों के संतोषी स्वभाव के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखा, छत्तीसगढ़ के निवासियों को अधिक की चाह नहीं सताती। यह संतोष यहाँ तक है कि इनके पास यदि एक दिन का भोजन भी रहता है तो वे आने वाले कल की चिंता नहीं करते। रिचर्ड टेम्पल ने भी यहाँ के निवासियों की प्रशंसा करते हुए लिखा है, छत्तीसगढ़ की जनता का सामान्य व्यवहार शांत और धैर्यपूर्ण व्यतीत होता था। यहाँ तक कि जो वर्ग जंगली और हिंसक थे वे भी आक्रामक प्रवृत्ति के नहीं थे। इस अंचल में निवास करने वाले आदिवासियों की प्रशंसा करते थे। सुखलाल पांडे ने लिखा है, ये मूल निवासी भी बसे गोंड कंवर बिंजवार हैं। ये बूढ़े देव प्रभिक्र के धीर निरीह उदार है। भारतीय सनातनी वर्ण व्यवस्था के चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा निषाद नामक 5वें वर्ण के लोग भी छत्तीसगढ़ में निवास करते थे। वर्ण की कहरता के स्थान पर समरसता, सामंजस्य था। धर्मात्मा, ईश्वर भक्त, जितेंद्रीय, परोपकारी स्वभाव वाले, संतोषी प्रवृत्ति के, ग्राम उपदेशक, शांत तपस्वी ब्राह्मण यहाँ निवास। अध्ययन, अध्यापन, भजन, भाजन, दान, प्रतिग्रह जो प्रवृत्ति ब्राह्मणों की बताई गई है, इस अंचल के ब्राह्मण, उसमें 16 में सरयू पारीन ब्राह्मण यहाँ आकर बसे। कान्य, कुन्य व मैथिल ब्राह्मण भी यहाँ राजाश्रय पाकर पनपे। उत्कल ब्राह्मण भी यहाँ आकर बसे। मंत्री पद पर ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। कलचुरी काल में गढ़ का प्रमुख यदि ब्राह्मण होता था तो दीवान कहलाता था। दूसरी जाति का होने पर ठाकुर पद नाम था। ब्राह्मण शास्त्र विद्या के साथ साथ विद्या में भी माहिर थे। गणपति होना इसका प्रमाण है। राजाओं को प्रशस्ति लिखने वाले कवि गुण के भी ब्राह्मण थे। एगन्यू ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की खालसा आबादी में 3% ब्राह्मण होने दर्शाया है। क्षत्रियों की भी बड़ी संख्या यहाँ निवास करती थी। ये भी समाज में आदर के पात्र थे। इनमें आपस में विवाह संबंध होते थे। तेज, बल, धैर्य, साहस, गौ ब्राह्मण पालक, दानी, क्षत्रिय इस अंचल में निवास करते थे। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में मराठी ब्राह्मण व मराठी क्षत्रिय बड़ी संख्या में यहाँ आकर बसे। व्यापार वाणिज्य के लिए वैश्व समाज चर्चित रहा है। धन संपन्न होने के अलावा यह वर्ग ब्राह्मणों के प्रति आदर व श्रद्धा का भाव रखता था।
कुछ वैश्य शास्त्र व शस्त्र विद्या में भी माहिर थे। पंडित सुखलाल पांडे ने लिखा है, अति अल्प वयी दाता बड़े चतुर, लोक पालन निरतत, निज जाति भक्त पुण्यात्मा, वर वैश्य यहाँ बसते सतत। समाज में स्त्रियों का स्थान। किसी भी सभ्यता का एक मापदंड वहाँ स्त्रियों की दशा भी होता है। छत्तीसगढ़ में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। राज परिवार की अनेक महिलाओं का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। बस्तर में मासक देवी का उल्लेख मिलता है। राजमाता वाष्टा ने सिद्धपुर का मंदिर बनवाया। सोमेश्वर प्रथम के साथ उसकी रानियां कैद की गई। ये सब वृत्तांत पुष्ट करते हैं कि प्राचीन छत्तीसगढ़ में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। कलचुरी काल व मराठा काल में भी यही स्थिति बनी रही। रतनपुर की रानियों ने श्वेत पताका फहराकर रतनपुर के किले के द्वार खोल दिए थे। संधि समझौते तक का अधिकार स्त्रियों को था, यह पुष्ट होता है। अंचल में सती प्रथा का प्रचलन था। बिंबाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात उसकी चिता में उसकी रानी भी सती हुई थी। अंचल में अनेक सती चौरों की उपस्थिति दर्शाती है कि सती प्रथा थी। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक साज श्रृंगार प्रिय थी। मूंगा माला, मेहंदी, चांदी के गहनों से साधारण आर्थिक स्तर की को महिलाएं भी सुशोभित रहती थी। छत्तीसगढ़ की नारी अपने सौंदर्य के कारण चर्चित थी। पुरुषों की तुलना में नारियों में साहस, बल, चतुराई, गृह कार्य की दक्षता, हस्त कौशल की कमी नहीं थी। चतुर्थ वर्ण की स्त्रियां खेत खलिहान में पति के साथ सभी श्रम कार्य करती थी। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी नारी हाथ बटाती थी। वस्त्र उद्योग, तेल उद्योग, बढ़ईगिरी, चरवाही सभी क्षेत्र इसमें आते थे। डॉक्टर P.L. मिश्रा ने लिखा है, छत्तीसगढ़ की क्रांतिकारी व सर्वमान्य सामाजिक व्यवस्था थी। गंगा जल, महाप्रसाद, तुलसी दल आदि, यह वह व्यवस्था है जो अब तक जीवित है। जाति प्रथा की दीवालों, बाधाओं, संकीर्णताओं, उच्च नीच जैसे कुप्रथाओं को ढहा देती है। यह वह प्रथा थी जिसमें हमेशा दो विभिन्न जातियों के व्यक्ति अपनी प्रगाढ़ मित्रता को इस पवित्र स्नेहिल बंधन में बांध दो परिवार को रिश्तेदारी में बदल देते थे। गंगा जल, महाप्रसाद, तुलसी दल जैसे संबोधन से दो विभिन्न जातियों के परिवारों को अटूट रिश्तों में बदल देते हैं। इसका प्रभाव पीढ़ियों तक चलता था। एक दूसरे का नाम न लेकर उक्त पवित्र गंगा जल, महाप्रसाद इत्यादि संबोधनों से पुकारते हैं। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक दशा। संस्कृति मनुष्य की सूक्ष्म आंतरिक पहलुओं जैसे उसके धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक विचारों, चरित्र, चिंतन, क्रियाकलापों से संबंध रखती है। संस्कारों के समुच्चय का नाम संस्कृति है। छत्तीसगढ़ चूंकि आर्य व अनार्य सभ्यता के मध्य में स्थित है, इसलिए दोनों सभ्यताओं का प्रभाव इस पर पड़ा है। सद्भावना, समरसता, सामंजस्य से ओतप्रोत अंचल है। कलचुरी काल में यहाँ शैव, वैष्णव, शाक्त परंपरा थी। एक जैन व बौद्ध धर्म के मानने वाले भी लोग थे। सांस्कृतिक परंपराएं मराठों के काल में भी रही। बिंबाजी धार्मिक प्रवृत्ति के उदार व दयावान शासक थे। उनकी धार्मिक भावना का प्रतीक उनके द्वारा रतनपुर में पहाड़ी पर स्थित राम मंदिर है, जिसे राम टेकरी मंदिर नाम दे दिया गया है। शायद यह नागपुर में राम टेक स्थित रेकड़ी के स्मृति स्वरूप का स्थानापन्न हो। साहित्य सृजन की जो धारा कलचुरी युग में थी वह सतत रही। सिमका के कवि खंडेराव की कृतियों में समकालीन समाज की दशा का वर्णन है। बाबूरेवा राम ने तवारी के है वंशी राजाओं को लिखकर है शासकों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दी है। साहित्यिक कृति के साथ यह इतिहास ग्रंथ भी है। इस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से मराठाकालीन छत्तीसगढ़ अपनी पृथक पहचान बनाए हुए था। सामाजिक समरसता का यह प्रतीक था। आर्थिक दशा प्रारंभ में ठीक थी, मगर सूबा शासन में शोषण बढ़ा। छत्तीसगढ़ राज्य के मराठा शासकों की हार्दिक इच्छा नागपुर के भोसले शासकों की तरह शासक व समाज का मराठीकरण करने की थी। मराठा सैनिक जो लूटपाट कर धन जमा कर शासन को देते थे, उन्हें सनद देकर सम्मानित किया जाता था। गांव के गांव मराठा अधिकारियों को सौंपे गए। है वंश द्वारा जो गौटिया नियुक्त किए गए थे वे पदच्युत किए गए। जमीन जायदाद पर बलपूर्वक कब्जा किया गया था। धमतरी क्षेत्र में यह दृश्य सामान्य था। लगभग 200 पुराने गौटिया बलपूर्वक बेदखल कर दिए गए। मराठी सैनिक या महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को गौटिया बढ़े। शासन का मराठा काल पूरी तरह से नहीं हो पाया, मगर कुछ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखने लगे थे।